हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमने लेक्चर को कंप्लीट कर लिया है। मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ, उसके बाद में हमें कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने, तो वो डिस्कस कर लेते हैं। चलो, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है। वैसे हमने बेसिकली स्टार्ट फोर्स से किया था। फोर्स के बाद में हमने तीनों लॉज ऑफ मोशन पढ़ लिए। ठीक है भैया। तो पहला फोर्स क्या था, किसी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, वही क्या होता है, फोर्स होता है। वो हमने फंडामेंटली कितने टाइप्स का होता है, 4 टाइप्स का होता है। उसके बाद में हमने बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स देखा था। ठीक है जी, ये चीज समझ आ गई होगी ना, बहुत बढ़िया। अब अगर 2 टाइप का है, बैलेंस और अनबैलेंस, तो उसके लिए अपन को 3 लॉ दिए गए थे। ठीक है ना, कौन कौन से। फर्स्ट लॉ, उसे लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। एंड फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। वर्ड अच्छे सुन लीजिए, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स ना लगे। जैसे ही वो लगता है, वो क्या हो जाएगा, स्टेट ऑफ मोशन को चेंज कर देगा। यानी अगर रेस्ट में है तो मोशन में आ जाएगा, मोशन में तो रेस्ट में आ सकता है। ऐसा भी है कि मोशन में तो मोशन को चेंज कर देगा। जैसे मान लो किसी स्पीड से जा रहा है, उस स्पीड को चेंज कर दिया तो मोशन तो चेंज होगी ना एक तरीके से। हाँ, तो उसको चेंज कर देगा बेसिकली। बस उस चेंज के लिए अपन को क्या चाहिए, एक्सटर्नल फोर्स चाहिए होता है। ठीक है, बढ़िया। दूसरा लोग क्या था, वो अपन को मैग्नीट्यूड के बारे में बताता। पहला डिफाइन करता है, दूसरा मैग्नीट्यूड। और वो आया था F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा टी बोलते हैं। इसको बोलते हैं चेंज इन मोमेंटम डिवाइड बाई टाइम। चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है ना, चेंज इन मोमेंटम को ही क्या बोलते हैं, इम्पल्स। तो बात समझ आ गई। इम्पल्स क्या चीज है, बेसिकली चेंज इन मोमेंटम। हाँ, ये शायद वर्ड रह गया होगा कहीं, तो ध्यान से सुन लीजिए। इम्पल्स आवेग बोलते हैं इसको। ठीक है, तो इम्पल्स क्या हुआ, चेंज इन मोमेंटम। और अगर उसमें टाइम का डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा, फोर्स। बहुत सिंपल है। ठीक है, थर्ड लो क्या था, एक्शन रिएक्शन इक्वल लगेगा एंड अपोजिट होगा हमेशा। यही था ना, हमेशा पेयर में होते हैं। कोई भी फोर्स देख लो, हमेशा किस में होगा, पेयर में होता है। पर कुछ 6 क्वेश्चन है वो कर लेते हैं फटाफट, बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। अभी जो मैं है वो सारे अंदर वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनको कराऊंगा। उसके बाद में अभी आप पढ़ते रहिए। जब एग्जाम का टाइम आएगा या ईयरली आपकी जो एग्जाम होती है, हाफ ईयरली या ईयरली, उस टाइम में वो पीछे वाले क्वेश्चंस का भी एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। ओके, पहला आपको क्वेश्चन पूछा है कि इनर्शिया किसका ज्यादा है। इनर्शिया तो जैसे एक है रबर बॉल और एक है उसी आकार का, मतलब जो अपना कह सकते हैं हार्ड बॉल एक तरीके से। ठीक है ना, हाँ। तो किसका ज्यादा होगा, किसका ज्यादा होगा, जिसका मास ज्यादा होगा। मास किसका ज्यादा होगा, जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा। सीधी सी बात है। यहाँ पे एम बराबर क्या होता है, डीवी होता है वैसे। ठीक है ना, अगर दोनों सेम साइज की हैं, सेम साइज है मतलब वॉल्यूम दोनों का सेम हो गया, आयतन सेम हो गया, परंतु डिपेंड किस पे करेगा, डेंसिटी पे, घनत्व में। तो जिसका डेंसिटी ज्यादा होगा उसका मास भी ज्यादा होगा, और जिसका मास ज्यादा होगा उसका इनर्शिया भी ज्यादा होगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जड़त्व है। तो ये चीज किसकी ज्यादा होगी, जिसका डेंसिटी। और डेंसिटी सीधी सी बात है, जो पत्थर वाली बॉल है उसी का होगा। ठीक है ना। दूसरा जो है एक साइकिल एंड ट्रेन है। तो देखो साइकिल का तो मास ना के बराबर है ट्रेन की कंपैरिजन। ट्रेन का मास तो बहुत ज्यादा होता है, जबकि साइकिल का तो कुछ भी नहीं होता। तो सीधी सी बात है, इनर्शिया किसका ज्यादा हो गया, ट्रेन का। कुल मिला के इसका मतलब ये होता है कि अगर उतना ही फोर्स मैं ट्रेन पे लगाऊं और साइकिल पे लगाऊं तो कौन जल्दी मूव करेगी, साइकिल मूव कर जाएगी। ठीक है ना, ट्रेन धीरे कर पाएगी। ठीक है ना, सेम फोर्स से। ये बोल रहा है एक 5 रुपए का सिक्का है, एक 1 रुपए का सिक्का है। अब बस भैया ये तो मास पे डिपेंड करता है। पापा अभी मान के चल रहे हैं कि 5 रुपए वाले जो सिक्का होता है उसका मास ज्यादा है। तो उसका अगर मास ज्यादा है तो सीधी सी बात है उसका इनर्शिया ज्यादा होगा। ठीक है ना। अब ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है उसको आपने पढ़ तो लिया होगा। ये मैं बता रहा हूँ, आपके जो पेज नंबर 131 है 131, उसके ऊपर है क्वेश्चन। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। उसमें क्या है, किक मार रहे हैं फुटबॉल को बढ़िया तरीके से। आपको बताना है कि फोर्स आ कहाँ से रहा है बेसिकली, या फोर्स कैसे आ रहा है। ठीक है ना, या कौन उसे फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। तो सबसे पहला काम क्या किया, ये प्लेयर नंबर 1, ये प्लेयर नंबर 1 है। इसने फुटबॉल ली, ठीक है, इसको मारा और इसने दूसरे प्लेयर को दे दी, प्लेयर नंबर 2। तो इसने ली, यही हुआ ना। ठीक है, और ये इसको आता है, किक मारता है, और किधर है किक, इधर गोल पोस्ट है।
और यहाँ पे कौन खड़ा है, गोलकीपर खड़ा है, वो इसको रोकता है एक बार के लिए, रोकने के बाद में इसको क्या करता है, वापस से किक मार देता है इधर ना, किसी और के पास मार देता है इस तरीके से, ये सारा सिस्टम हो। तो आपको बताना हर बार क्या हो रहा है बेसिकली, फोर्स कहाँ से है। तो फोर्स कब आएगा भैया, फोर्स आता है डेल्टा पी डिवाइड बाई डेल्टा टी, जिसको मैं सिंपली बोल सकता हूँ एम ए, क्योंकि यहाँ मास थोड़ी ना बदल रहा है, नहीं बदल रहा ना। एम ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, वी माइनस यू डिवाइड बाई टी, है कि नहीं। चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ मतलब रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है, आपका एक्सेलरेशन होता है। तो अगर कहीं पे वेलोसिटी चेंज हुई है तो सीधी सी बात है फोर्स आया होगा। फोर्स बेसिकली वो किक मार रहे हैं वहीं से आ रहा है कि नहीं, हर बार तो नहीं, वहाँ के गोल के ऊपर भी आ गए इसमें। तो पहला इसने क्या हुआ, किक मारा, तो जैसे ही किक मारा तो पहले मान लेते हैं कि किसमें, रेस्ट में। तो रेस्ट से यानी इनिशियल वेलोसिटी इसने कुछ वेलोसिटी गेन कर ली, वो गेन कहाँ से करी, इसने किक मार के मतलब फोर्स प्रोवाइड किया हुआ, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो पहला तो यहाँ से फोर्स आया। दूसरा इसने क्या किया है, इसको किक मारा है, तो इसने डायरेक्शन भी चेंज करी, देखो डायरेक्शन चेंज कर दी ना। जैसे डायरेक्शन चेंज करी है, हो सकता है मैग्नीट्यूड भी चेंज किया हो, है ना। तो दो काम हो गए, बस ये काम हो गए। इसने भी किक ही लगाया, मारी है, क्या मारी है, किक। तो किक की हेल्प से क्या हो गया, इसके पास क्या आ गया, बॉल के पास फोर्स आ गया, ठीक है। अब क्या किया, जैसे गोल पे गेंद आ रही थी तो उसको क्या किया, रोका होगा, क्या होगा, रोका होगा। तो उसने अपनी ओर गेंद को आया ना, ये देखो इस तरीके से रोका उसने। तो उसने अपने हाथ जो है, अपने हाथों से क्या लगाया, उसके ऊपर फोर्स लगाया, ताकि उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है ना। मतलब अपोजिट डायरेक्शन में लगाया उसके मोशन के, तभी वो क्या हुई, रिटार्ड हुई, और रिटार्ड होगी धीरे धीरे क्या होगी, रुक गई। तो उसने ऐसे किया होगा, रुक गई, यहां तक आते। अब क्या किया, उसने जमीन पर रखा और दोबारा से लात मारी उसे खींच के, और जैसे ही लात मारी, इस बार किक मारी कुल मिलाकर, तो किक मारते क्या होगी, भाग गई। तो दोबारा जो फोर्स आएगा वो किसे आएगा, किक है। तो कितनी बार हो गया फोर्स, एक बार किक, दूसरी बार, तीसरी बार रोका और चौथी बार किक मारा। तो 4 टाइप, मतलब 4 बार एक तरीके से देख सकते हो इस इवेंट के अंदर। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, एक तरीके से बहुत ही सुंदर है, आप फोर्स को अच्छे से समझ सकते हो कि जब फोर्स कब आएगा, जब उसके मोमेंटम में चेंज होगा। यहाँ मास में तो कोई चेंज हो नहीं रहा है, तो चेंज किस में होगा, उसके वेलोसिटी में। मोमेंटम क्या होता है, एम इंटू वी होता है। तो या तो एम चेंज हो जाए या वी चेंज हो जाए। वी के चेंज होने के 2 तरीके हैं, या तो वेलोसिटी चेंज हो जाए या डायरेक्शन चेंज हो जाए। वेलोसिटी का मतलब है मैग्नीट्यूड इन वेलोसिटी, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। आगे बात समझिए। चलो अगला क्वेश्चन वही नोट्स वाला है कि अपन क्या है, एक ब्रांच है ट्री की, उसको जोर से हिलाते हैं और धड़ 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 हिलाने से क्या होता है, उसके पत्ते झड़ जाते हैं ना, हाँ नीचे गिर जाते हैं। और वो कैसे झड़ते हैं, जैसे कोई एक मान लेता हूं इस तरीके से, जैसे इस तरीके से, ठीक है ना। और अब बस ये बस टूटने वाली है, ये जो पत्ती है वो टूटने वाली है, लेकिन अभी तक इसके साथ जुड़ी हुई है। बट जैसे अपन क्या करेंगे, इस ब्रांच को हिलाएंगे तो ब्रांच क्या होगी, धीरे से इधर आ जाएगी, मतलब धीरे से तो क्या जोर से आएगी, बट स्पीड से आएगी, वो वहीं की वहीं रह जाएगी, है ना। अब वो वहीं रह गई, हमने इसको हिलाया तो वहीं रह गई। अब उसके ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब धरती माता नीचे की ओर खींच रही है, तो उसकी वजह से वो नीचे चली जाएगी। अदरवाइज तो वो वहीं की वहीं रहती है कि नहीं, ये आता वापस यहाँ चला जाता, हाँ, बट उसको उतना टाइम मिल गया कि वो नीचे जा सकती है आराम से, ठीक है ना। हाँ, अब देखो अगला क्वेश्चन भी नोट्स का है कि जब कोई मोशनल आपकी बस होती है, मतलब कोई बस है बढ़िया तरीके से भाग रही है चूं 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 करके, तो जब वो रुकती है तो आप क्या करते हो, आगे की ओर झुक जाते हो, यही होता है ना। कैसे झुकते हैं, मैंने बताया था, ये आदमी है गोलू सा, ठीक है ना, टिचक, हाँ टिचक 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 टिचक, और बस के ऊपर खड़ा है, बस के ऊपर खड़ा है, ज़्यादा अच्छे समझ आएगा। अब देखो बस अगर वी से जा रही है, ठीक है ना, इसका मतलब है इसके जो पाँव है वो भी कितने से जा रहे हैं, वी से, इसका पेट भी वी से जा रहा है, इसका हर बॉडी पार्ट्स कितने से जा रहा है, वी से जा रहा है, इसका सर भी कितने से जा रहा है, वी से, गाल भी वी से, हर चीज किससे जा रही है, वी से जा रही है बढ़िया तरीके से। अब अचानक से क्या मार दिए, ब्रेक। तो जैसे ही ब्रेक मारे तो इसके जो पैर हैं वो इंस्टेंटली, मैं बोलूंगा बस के साथ साथ क्या हो जाएंगे, रुकेंगे, ठीक है ना, बस के साथ साथ। तो जैसे ही ये बस के साथ रुके, अब इनका क्या है, बॉडी का खुद के पास क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन है, एक तरीके से क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो ये पैर तो रुक गए, क्या ये सिर रुकेगा भी, नहीं रुक पाएगा, ये तो आगे ही जाएगा,
ये बाकी पार्ट भी धीरे धीरे क्या हो आगे जा रहे होंगे। हाँ, यहां से समझो कि रुकना स्टार्ट हो गया, बट अभी रुके तो नहीं है ना, कुल मिलाकर इसकी बॉडी आगे आ गई ना इसे, तो गिर जाएगी। रीजन क्या है, क्योंकि बॉडी के पास क्या आ चुका है, इनर्शिया ऑफ मोशन। क्या आ चुका है, इनर्शिया आ चुका है उसके पास ऑफ मोशन। ठीक, और दूसरा क्या, इनर्शिया ऑफ रेस्ट वाला, कि जब बस रुकी हुई है और उसके बाद में आती है तो कुछ नहीं होता, सब कुछ रेस्ट में, कुछ हिल ही नहीं रहा, बस ये पैर आगे भाग गए तो ऊपर वाला भी रेस्ट में रहेगा, तो पैर आगे चले गए तो अभी इसका सर तो यहीं रहेगा और ये ऐसे हो गया। बताओ किधर गिरा, ये किधर गिर गया, इधर से इधर गिर रहा है ना, तो वो आगे गिर रहा होता है, ये पीछे गिर रहा होता है। ये है इनर्शिया ऑफ मोशन, ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट। विराम का जड़त्व है, गति का जड़त्व है, बस हो गया, इतना ही है। अगला पेज नंबर 140 वाले क्वेश्चंस। अब वो कैसे पूछ रहा है कि आपका जो हॉर्स होता है, घोड़ा होता है, गाड़ी को कैसे खींच लेता है जब एक्शन और रिएक्शन इक्वल ही होते हैं। तो हाँ, एक्शन और रिएक्शन इक्वल होते हैं तो वो सिस्टम के ऊपर होते हैं, ठीक है नहीं, अकेले उस सिस्टम के ऊपर हो ना, तो जैसे मैं जमीन पूरी धरती माता को और उस घोड़ा गाड़ी को एक क्या मान लूं, सिस्टम, तो उन दोनों के लिए वो इंटरनल फोर्स हो गई, ठीक है ना। लेकिन अकेले घोड़ा के लिए, या मतलब बोलूं घोड़ा गाड़ी के लिए एक्सटर्नल हो गया अकेले के लिए। तो आप समझ लीजिए, अच्छे से डायग्राम तो बनेगा नहीं, बट कोशिश कर लेते हैं ऐसे ही। पता नहीं घोड़ा बन रहा है, क्या बन रहा है। ठीक है, और इसके ऊपर वो गाड़ी है एक तरीके से। बहुत ही अजीब सा बन गया है, पर ठीक है, आप समझने की कोशिश कीजिए, ध्यान से देखेंगे तो क्या होता है। ये क्या करता है घोड़ा, पूरे के पूरे जो अर्थ है उसको पीछे की ओर धकेल रहा होता है, ठीक है ना। वो चाहता है कि धरती माता उसको, धरती को पीछे की ओर धकेलते कुल मिलाकर, ठीक है ना। तो ये ग्राउंड के ऊपर, ये वाला जो है ग्राउंड के ऊपर किधर फोर्स लगाएगा, इधर, किधर फोर्स लगाएगा, ग्राउंड के ऊपर लगाए। तो घोड़े के ऊपर किधर फोर्स लगेगा, आगे, मतलब घोड़े के ऊपर किधर फोर्स लगेगा, आगे। जैसे ही वो आगे लगेगा तो ये आगे जाना चाहता है, इसके साथ क्या गाड़ी भी जुड़ी हुई, देखना ये इसने किया एक्शन, इसके खुद के ऊपर लगा रिएक्शन, लेकिन ये खुद क्या आगे जाना चाहता है, इसके साथ गाड़ी जुड़ी हुई है, लेकिन गाड़ी के पैरों के बीच में क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है ना, क्या लग रहा है, फ्रिक्शन। अगर ये फ्रिक्शन ज्यादा हुआ, अगर ये फ्रिक्शन ज्यादा हुआ तब तो ये खींच पाएगा नहीं, पक्की बात है, तब तो नहीं खींच पाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि फ्रिक्शन कम है, टायर है ना, तो टायर के बीच में वो रोटेट कर जाते हैं, तो रोटेशन आसानी से हो जाता है, फ्रिक्शन अगर ज्यादा भी हुआ तो बस कोई दिक्कत नहीं है, ये ऐसे आगे भागेंगे और चला जाएगा सब कुछ बड़े तरीके से आगे, कोई दिक्कत ही नहीं। यही होता है कुल मिलाकर। ये जो क्वेश्चन पूछना चाह रहा है कि भैया एक्शन रिएक्शन तो इक्वल और अपोजिट होते हैं, तो कैंसिल हो जाने चाहिए थे ना। हाँ, एक सिस्टम पे होंगे ना, अकेले इस घोड़ा गाड़ी पे थोड़ी होंगे, नहीं, इस अकेले के लिए क्या बन गए, वो एक्सटर्नल बन चुका है, और अगर एक्सटर्नल फोर्स है तो भैया काम होगा, सीधी सी बात, एक्सटर्नल फोर्स है तो काम होगा। देखो हाँ, ध्यान से रखना, ध्यान देना कि यहाँ पे जो पूरा का पूरा हो रहा है वो हो क्या रहा है, ये इसके ऊपर इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, ये इधर की ओर फोर्स लगा रहा है, और भी फोर्स लग रहे हैं। जैसे अगर आप बात करोगे घोड़े के लिए तो इसका वेट जो है वो नीचे की ओर लग रहा है mg, और बदले में क्या है, इसके टांगों के ऊपर से क्या लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शंस भी लग रहा है। देखो घोड़ा इस डायरेक्शन में तो जा नहीं रहा है, जा किस डायरेक्शन में रहा है, इसमें। अगर इस डायरेक्शन में नहीं जा रहा है तो इस डायरेक्शन के फोर्स क्या हो जाएंगे, इक्वल, तो n बराबर क्या हो गया, mg होना चाहिए। बहुत बढ़िया सर। अगर इस डायरेक्शन में ही जा रहा है तो नेट फोर्स घोड़े के ऊपर किस डायरेक्शन में आना चाहिए, इस डायरेक्शन में, और वो आता कहां से, वो ग्राउंड को पुश करता है, ग्राउंड इसको पुश करती है, और बेसिकली पूरा का पूरा जो कंसेप्ट है वो फ्रिक्शन से ही आता है, ठीक है ना। हाँ, कि घोड़े के जो पांव होते हैं उसमें फ्रिक्शन किधर लग रहा होता है, आगे की ओर। हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में ग्राउंड में भी लग रहा होगा पीछे की ओर। इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि घोड़ा ग्राउंड को पीछे की ओर धकेल रहा है। जैसे हम चलते हैं तब भी कैसे चल रहे होते हैं, हम ग्राउंड को पीछे की ओर धकेल रहे होते हैं और ग्राउंड हमें आगे की ओर धकेल रही होती है, तो हम आगे बढ़ जाते हैं आसानी से, ठीक है। बस अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि अगर मान लो कहीं पे आग लग जाती है, तो जो दमकल गाड़ी आती है ना आग बुझाने के लिए, ध्यान से देखना, उनके पास वाटर कैनन होते हैं एक तरीके से। वाटर कैनन मतलब पाइप होती है एक तरीके की, बट हाथ के अंदर वो पाइप होती है और उसमें से बहुत ही स्पीड से पानी निकल रहा होता है। इतना स्पीड से पानी निकल रहा होता है कि पानी आगे जा रहा होता है ना,
तो वो पाइप पीछे जा रही होती है, ऐसे पकड़ के रखते हैं उसको, बहुत जोर आ रहा होता है उनको, और वो इसके लिए क्या करते हैं, अपने टांगों को ऐसे चौड़ा कर लेते हैं, अभी तो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन अपने टांगों को ऐसे कर लेते हैं चौड़ा और फिर ऐसे पकड़ते हैं ताकि वो अपनी बॉडी को स्टेबल कर सकें, ठीक है ना। हाँ, अदरवाइज क्या होगा, उनकी बॉडी रोटेट कर जाएगी, ठीक है ना। अगर वो सीधा खड़े रहेंगे, और अब देखना अगर सीधे खड़े और फिर उनको क्या मिल रहा है, फोर्स मिल रहा है, तो नॉर्मल रिएक्शन लगभग यहीं से पास हो गया, mg यहीं से पास हो रहा है, इसके अंदर टॉर्क का कंसेप्ट होता है। बट आप फिलहाल क्या समझिए कि वो अपने टांग क्या रखते हैं, चौड़े रखते हैं, क्यों, ताकि उसकी बॉडी रोटेट ना कर सके, बॉडी को स्टेबिलिटी मिल सके। हाँ, अब उसमें क्या हो रहा है, आगे की ओर क्या निकल रहा होता है, पानी, आगे की ओर क्या होता है, स्पीड से पानी निकल रहा है, m इंटू में v। अभी उस पूरे को एक सिस्टम मान लो, अगर पूरे को एक सिस्टम मान लिया तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहे ना, हाँ एक्सटर्नल फोर्स लग रहे हैं, किस पे लग रहे हैं, उस जो उसने पकड़ रखा है उस पाइप को, उसने उसके ऊपर लग रहे होंगे, यस सर, वो फ्रिक्शन लग रहा होगा बेसिकली, ठीक है ना। हाँ, वो एक्सटर्नल फोर्स ही है, ओके, हाँ mg भी लग रहा होगा। अभी उनको एक बार थोड़ा साइड में रखो और फिर सोचो, अगर वही दोनों होते तो क्या होता, तो पानी आगे जा रहा होता, साथ ही साथ वो दोनों के दोनों पीछे जा रहे होते, अगर एक्सटर्नल नहीं होता। एक्सटर्नल की वजह से वो रुक गए, लेकिन अब रुके तो सही भैया एक्सटर्नल की वजह से, बट ये तो बात तय है ना कि वो पानी आगे गया तो उनके ऊपर पीछे की ओर फोर्स लगा, फिर फ्रिक्शन ने आगे की ओर लगा के उनको स्टेबल कर दिया। ठीक है सर, ये बात समझा गई। इसका मतलब ये था कि अब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो चेंज जो इनका चेंज इन मोमेंटम था, चेंज इन मोमेंटम वो जीरो नहीं चाहिए। दूसरी बात, जब वो पानी निकल रहा है तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, ये बहुत तगड़ा फोर्स नहीं लग रहा, पानी जब बाहर की ओर निकल रहा है बहुत तगड़ा फोर्स, तो पानी भी तो बदले में लगा के जाएगा, तो वो एक्शन एक तरीके से रिएक्शन, ऐसे समझ सकते हो। दूसरा मोमेंटम से समझ सकते हो। तीसरा आप इंटरनल एक्सटर्नल फोर्स से भी समझ सकते हो, कैसे भी समझ सकते हो, चीज एक ही है। तो उसको जो वो पाइप होता है उसको पकड़ने में क्या होती है, काफी कठिनाई होती है, ठीक है ना। अगला जो क्वेश्चन है, एक 50 ग्राम की जो बुलेट है और 4 kg की क्या है, राइफल। बढ़िया, ये क्वेश्चन तो कर रखा है हमने पहले से। तो बुलेट का जो मास है वो कितना है, 50 ग्राम है क्या जी, और जो राइफल है उसका मास कितना है, 4 kg। बस जब भी क्वेश्चन करने बैठना तो जो जो डाटा आपको मिल रहा है तुरंत तुरंत नोट करते जाया करो, फिर सोचा करो कि मैं इसमें क्या अप्लाई करूं कि मेरा काम हो जाए। चलो देखते हैं। अच्छा, एक 50 ग्राम बुलेट जो है और इसको कितने स्पीड से छोड़ा गया है, एक तरीके से मान लो कि ये एक तरीके की क्या हो गई, आपका राइफल हो गई। हाँ, इस राइफल से, और जब यहां से एक बुलेट निकल रही है तो इसकी स्पीड कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड। इसकी रिकॉइल वेलोसिटी ज्ञात करनी है आपको। रिकॉइल मतलब पीछे की ओर, तो ध्यान से देख लो ना, अगर आपने छोड़ा तो टिस्को देखो, बुलेट आगे गई तो गन पीछे आएगी नहीं आई, राइफल पीछे आएगी नहीं आती है। क्यों, क्योंकि मोमेंटम क्या रखना है अपन को, कंजर्व। क्यों, क्योंकि इंटरनल फोर्स से सारा काम हुआ है। जो बुलेट निकली है बाहर, वो किसी बाहर वाले फोर्स से नहीं निकली है। हाँ, आप ट्रिगर दबाते हो वो एक अलग चीज है, वो तो जस्ट आप उसको क्या कर रहे हो, स्टार्ट कर रहे हो उस प्रोसेस को, लेकिन वो बाकी सारा मैकेनिज्म तो अंदर ही हो रखा है ना। हाँ, अब पूरा क्या इंटरनल है, तो सारे के फोर्स इंटरनल लगे तो मोमेंटम क्या रहना चाहिए, कंजर्व। तो मोमेंटम कंजर्व रखने के लिए आगे जितना मोमेंटम गया पीछे भी मोमेंटम बराबर होना चाहिए, यानी ये मोमेंटम बराबर ये मोमेंटम, नेट मोमेंटम जीरो होना चाहिए, क्योंकि इनिशियली किसके बराबर होगा, फाइनल के। ऐसे आप लिख देना अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन, पूरा लिख देना अप्लाई मोमेंटम कंजर्वेशन। तो P इनिशियल मोमेंटम कितना है, मास, इसका मास कितना है m इंटू में, नहीं इनिशियल तो जीरो है, इनिशियल कितना, जीरो इक्वल टू फाइनल। इस बुलेट का मास कितना m इंटू में स्पीड कितनी है मान लेते हैं, ये कितने चाहिए, अच्छा मैं सीधा डाटा ही लिख रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, तो मास कितना है 50, ये 50 ग्राम है, ग्राम नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, किलोग्राम चाहिए, इंटू में 35 आ जाएगा। अब ये इस डायरेक्शन को आप प्लस मान लिया तो इस डायरेक्शन को क्या मानना पड़ेगा, माइनस मानना पड़ेगा, क्योंकि मोमेंटम क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये उधर गया तो माइनस आएगा, और कितने से गया मुझे पता नहीं, लेकिन 4 इंटू में v,
मोमेंटम इतना आया ना 4 इंटू में v, बस तो बहुत बढ़िया। तो यहाँ से v की जो वैल्यू आएगी, ये 4v इधर आ जाएगा, अरे आएगा ना, ये 4v क्या जाएगा इधर, और ये 4v आएगा, 4 से डिवाइड कर दो, तो जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे कितना आएगा, ये आ गया, कुछ कारापट्टी कर दो, 4 से में जा रहा है क्या, 80 टाइम्स 5 का जा रहा है क्या, 7 और 16, 7/16 मीटर पर सेकेंड। देख लो कितना, कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएगा 0.4 के आसपास आ रहा है, 0.4375 यही है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। बताओ कोई दिक्कत है इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो दिक्कत नहीं, बस आपको मोमेंटम कंजर्वेशन लगाना है। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी पहले कि कौन किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक को प्लस मान लो, दूसरा अपने आप माइनस हो जाएगा। इनिशियल मोमेंटम और फाइनल लिख दो, प्रारंभिक संवेग बराबर अंतिम संवेग। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन क्या है, एक 100 ग्राम एंड 200 ग्राम के दो ऑब्जेक्ट्स हैं एंड वो एक ही लाइन के अलोंग क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और एक ही डायरेक्शन है उनकी। बस बहुत सिंपल, अरे बहुत ही, ये क्वेश्चन मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं आपके साथ, इस तरीके से है, देखना सर ध्यान से। इसका मास कितना है 100 ग्राम और इसका मास कितना है 200 ग्राम, एंड ये जा रही है 2 मीटर पर सेकंड से, पीछे वाली आ रही है 2 मीटर पर सेकंड से, ये वाली आ रही है 1 मीटर पर सेकंड से। अब दोनों में क्या हुई, कोलिजन हुई, और कोलिजन के बाद में मैं नाम दे देता हूं इसका ए और इसका बी। तो जो पहली है मतलब ए है, पहली मेरे ख्याल से यही है 1.67, कितनी देर का है 1.67, और 1.67 को आप ज़्यादा अच्छा क्या लिख सकते हो, 1 + 2/3 लिख सकते हो क्या, 5/3 लिख सकते हो ना, बिल्कुल। तो इसको लिख दो 5/3 मीटर पर सेकंड। बस आपको ये निकालना है, ये कितना आएगा v। देखो ये मैंने क्यों लिखा है, ये इसलिए लिखा है ताकि इसके अंदर कैलकुलेशन करोगे थोड़ा हार्ड पड़ेगा, इसके अंदर इजी पड़ेगा फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। बस आपको ये वेलोसिटी निकालने, क्या करना, मोमेंटम कंजर्वेशन कर दो। मोमेंटम कंजर्वेशन के लिए आप क्या लगा दो, इस वाले डायरेक्शन को प्लस मान लो और इस वाले डायरेक्शन को माइनस मान लो, ठीक है। मान लोगे, कोई समस्या नहीं है सर। ध्यान से देखिए, ये जो चीज है वो मतलब ये जो है इनिशियल, इन दोनों के बीच में क्या होगी, कोलिजन होगी ना थोड़ी देर बाद में, क्योंकि इसका वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, मतलब स्पीड ज्यादा है, एक तरीके से समझो। अगर इसका ज्यादा है और इसका कम है तो सीधी सी बात है इसके साथ टकरा जाएगा थोड़ी देर में। जब टक्कर होगा तो दोनों बीच में एक दूसरे में क्या लगेंगे, फोर्स। अगर दोनों को मैं एक सिस्टम मान लूं, दोनों को एक सिस्टम मान लूं, तो उनके लिए तो वो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करने वाले फोर्स हो गए, और जो कैंसिल करने वाले फोर्स है वो तो इंटरनल हो गए एक तरीके से। अगर इंटरनल है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। देखो लगाना मोमेंटम कंजर्वेशन है, ये सबको पता है, लेकिन लगाना क्यों है ये बहुत कम को पता होता है। तो पहले ये सोचिए कि क्यों लगाऊं मैं मोमेंटम कंजर्वेशन, वो इसलिए क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। जी बिल्कुल जीरो है, तो हम आसानी से इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए, बस यही लगाना आपको, तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम कंजर्वेशन करना है तो यही कर दो। इनिशियल, इसका मास कितना है 100, तो देखना मास तो बदलेगा नहीं, इसका भी कितना रहेगा 100 ग्राम एंड इसका भी 200 ग्राम। अभी मैं इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो कर सकता हूं, और अगर ना करूं तो भी चलेगा, क्योंकि इधर भी आने वाला है और उधर भी आने वाला है, तो हिसाब बराबर कर ही देगा। जी ध्यान से देखो, तो निकाल लो, मैं बोलो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना, बढ़िया। चलो तो इसको देखो किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू में 100, अरे एम वी, एम कितना है 100 इंटू वी, एम इंटू में वी प्लस में 200 इंटू 1 इज इक्वल टू, फाइनली इसका कितना हो गया, इसका कितना हो गया 5/3 इंटू ये कितना है 200 प्लस में इसका है 100 मास इंटू में वेलोसिटी मैंने मान ली वी। बस ये वी निकाल दो ना यार, कुछ भी तो नहीं करना। 200 और 200 कितना हो गया 400, ये कितना हो गया 1000/3 प्लस में 100 वी, तो 100 वी बराबर कितना हो जाएगा 400 माइनस कितना बचेगा 200/3, 4×3 1200, ठीक है, कट कट, तो v बराबर आ गया 2/3।
0.67 मीटर पर सेकंड आ गया। अरे बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन, और तो कुछ भी नहीं है ना, कैलकुलेशन कर दी मैंने। बस आपको जो ध्यान में रखना है वो क्या है, इनिशियल मोमेंटम किसके बराबर होता है, फाइनल मोमेंटम के। और वो लगता कब है, जब आपका मोमेंटम कंजर्व हो। मोमेंटम कंजर्व कब होता है, जब एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो। एक्सटर्नल फोर्स अपन को किसके लिए देखना होता है, सिस्टम के लिए। सिस्टम डिफाइन करना आना चाहिए, तो मैंने इन दोनों बोल के क्या मान लिया, एक सिस्टम मान लिया, ठीक है। अब जो आपके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस वाले, उनको आपको अच्छे से कर लेना है, उसके बाद अपन डिस्कस भी कर रहे हैं, ठीक है। अब जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो बुक के हिसाब से ग्रेविटेशन है, लेकिन मैं पहले आपको वर्क एनर्जी एंड पावर का थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूं, ठीक है। ओके बेटा, चलो चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।